नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के लिए छठे नंबर का ये टेस्ट सीरीज है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम निकाल चुके हैं। उन्हें भी आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिए। 5 टेस्ट सीरीज अब तक चैनल पर डाली जा चुकी है, जिनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो आज लेकर के मैं आया हूँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत छठी जो टेस्ट सीरीज है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य से यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट जेआरएफ, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर या सेकंड ग्रेड टीचर या और भी केवी जो पीजीटी टीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका संकलन हमने इस वीडियो में आपके लिए किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड के साथ इन प्रश्नों को कवर करते हैं, ताकि आपका समय ज़्यादा नहीं हो और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं दे सकूँ। चलिए पहला प्रश्न जो है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये सवाल। तो यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव जो है उसको सबसे प्रधान घटना किसने मानी है? इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने गद्य के आविर्भाव को आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना माना है। तो यहाँ पर विकल्प 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने, पंक्ति किसकी है? जी हाँ दोस्तों, घनानंद, बोधा, रत्नाकर, ब्रज रत्नाकर दास। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए इस वाली टेस्ट सीरीज में उन प्रश्नों को ज़्यादा रखने की कोशिश की गई है जिन प्रश्नों को बारी बारी से परीक्षाओं में पूछा जाता है, ताकि आपके जो ये प्रश्न हैं ये गलत नहीं हो। क्योंकि एक एक प्रश्न ही नहीं बल्कि एक एक पॉइंट, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके सिलेक्शन में। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, प्रश्न दोबारा देखिए, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने, ये पंक्ति किसकी? इसका सही जवाब है विकल्प 4 यानी कि ब्रज रत्नाकर दास। देखिए बच्चे गलती कर देते हैं, इसको घनानंद का मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब है वो है विकल्प 4 ब्रज रत्नाकर दास की ये पंक्ति है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? रैदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। देखिए खंजन नयन जो है यह किस विधा की रचना है? तो आप लिखेंगे खंजन नयन एक जीवनी परक उपन्यास है और अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं। तो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका सही जवाब है विकल्प 3 सूरदास। जी हाँ दोस्तों, सूरदास का जो जीवन है उसका चित्रण इस उपन्यास यानी कि खंजन नयन में अमृतलाल नागर के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? कौन सी बोली है जिसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? अवधी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। देखिए 4 बोलियां हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कौन सी बोली है जिसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा अवधी, क्योंकि अवधी जो है उसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, बल्कि मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये जो तीनों हैं इसका संबंध बिहारी हिंदी से है। समझिएगा, मैथिली, मगही और भोजपुरी ये जो बोलियां है इसका संबंध बिहारी हिंदी से है, जबकि अवधी का बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देवनारायण शाही, नामवर सिंह। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब है, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प 3 विजय देवनारायण शाही। इन्होंने कहा है
कि जो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, वो पहले कवि हैं, सूफ़ी बाद में हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कथन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो जायसी पहले कवि है, सूफ़ी बाद में, यह कथन है विजय देव नारायण शाही का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए छठा प्रश्न है, दुखिनी बाला जो नाटक है इसके लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है विकल्प 2 राधा कृष्ण दास। जी हाँ दोस्तों, दुखिनी बाला जो नाटक है उसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं राधा कृष्ण दास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है भोजपुरी, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, यानी कि बघेली जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। जी हाँ दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये जो 3 हैं ये बोलियां ये किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो यहाँ पर प्रश्न है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो इसका सही जवाब आप लिखेंगे बघेली। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों ही अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश में भी पूर्वी हिंदी से विकसित बोलियां हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? देखिए कवित्र रत्नाकर केशव, पद्माकर, रत्नाकर, सेनापति। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए कवित्र रत्नाकर जो है ये सेनापति, कवि सेनापति जो है इनकी कृति है। तो कई बार यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, तो कवित्र रत्नाकर को ज़्यादातर कैंडिडेट्स रत्नाकर या पद्माकर का टिक लगा देते हैं और इसको सही मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कवित्र रत्नाकर की जो कृति है, कवित्र रत्नाकर किसकी कृति है? इसका सही जवाब होगा सेनापति। तो सेनापति की ये कृति है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ब्रज, मैथिली, असमिया, डोगरी। अब देखिए यहाँ पर संविधान की जो 8वीं अनुसूची उसमें भाषाओं को रखा गया है, तो कौन सी एक भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ब्रज है, ब्रज को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए ब्रज। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक, प्रश्न को समझिएगा, प्रथम संपादक, तो इसका सही जवाब होगा बाबू श्याम सुंदर दास। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरस्वती पत्रिका के संपादक के बारे में पूछते ही ज़्यादातर दिमाग में नाम आता है, वो आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये इसके प्रथम संपादक नहीं थे, जबकि प्रश्न पूछा जा रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा बाबू श्याम सुंदर दास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जी हाँ, देखिए प्रश्न अच्छा है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी यह कथन किसका है? यहाँ पर मैं आपको बताऊं विकल्प 3 सुमित्रा नंदन पंत इसका सही जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के चितेरे कवि हैं, कहलाए गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। काव्य की इन्होंने परिभाषा देते हुए ऐसा कहा है, तो इसका सही जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए बढ़ते आगे। काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? कॉलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। काव्य में निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है उसकी स्थापना किसने की? अब देखिए निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है उसकी स्थापना की है टी.एस. इलियट ने, यानी कि विकल्प 2 यहाँ पर सही है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है, तो काव्य में निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है उसकी स्थापना की है
टी.एस. इलियट ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, वर्धा, लखनऊ, पुणे। तो देखिए बहुत ही कॉमन सामान्य सा प्रश्न है, ये हम सभी को आना चाहिए। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय की यदि हम बात करें तो वो है वर्धा में। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, तो इसे अर्थालंकार किसने माना है? वामन, भामह, दंडी, आनंदवर्धन। यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब होगा आचार्य दंडी। यानी कि रुद्रट ने तो वक्रोक्ति को क्या माना है? शब्दालंकार, लेकिन वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना है? वो है दंडी। देखिए 2 प्रश्न क्लियर होते हैं यहाँ पर कि वक्रोक्ति को शब्दालंकार किसने माना है? रुद्रट ने, और वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना है? आचार्य दंडी ने। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो देखिए तुलसीदास की कौन सी रचना का संबंध ज्योतिष से है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, रामाज्ञा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, रामाज्ञा प्रश्न जो तुलसीदास जी की रचना है, कृति है रामाज्ञा प्रश्न, इसका संबंध ज्योतिष से है। जी हाँ, ज्योतिष से संबंधित बातें इसमें बताई गई है रामाज्ञा प्रश्न में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आपको आना चाहिए, क्योंकि दरअसल परीक्षाओं में जो सरल क्वेश्चन है उन्हें हम गलत कर देते हैं और इसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए, भारत मित्र, उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, सरस्वती। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों समाचार सुधावर्षण। जी हाँ दोस्तों, समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। 1854 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, 1854 में। ध्यान दीजिएगा, दैनिक की बात की जा रही है, तो दैनिक समाचार पत्र हिंदी का पहला है समाचार सुधावर्षण 1854 में। बढ़ते आगे। जायसीकृत पद्मावत है लोक काव्य, धर्म काव्य, चंपू काव्य, रूपक काव्य। देखिए जायसी का जो पद्मावत है वो किस प्रकार का काव्य है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जायसीकृत पद्मावत है रूपक काव्य। जी हाँ दोस्तों, क्या है? रूपक काव्य। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो देखिए भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसमें निम्न में से किसका उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है? इसका सही जवाब है स्थायी भाव। जी हाँ दोस्तों, भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसको यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तीनों का जिक्र किया गया है, लेकिन स्थायी भाव के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा विकल्प 1, स्थायी भाव, जिसका भरत मुनि के रस सूत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, बनारस, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा, देखिए ब्रज भाषा को लेकर के ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है कि शायद बनारस में या इलाहाबाद में बोली जाती होगी, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ इसका सही जवाब है ब्रज भाषा जो है मथुरा वृंदावन में अधिकांशतः बोली जाती है। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इसका सही जवाब यहाँ पर होगा दोस्तों मथुरा वृंदावन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, फिर से संभावनाएं हैं पूछे जाने की। तो देखिए साहित्य से संबंधित परिभाषा देते समय यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने ये कहा है कि जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। तो ये जो कथन है जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? देखिए राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? 1863, 1873, 1876 और 1881। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
दोस्तों 2 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने किसका अनुवाद किया? अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कि प्रश्न कई बार घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कब किया? 1863 में। इसका सही जवाब होगा 1863। अगला प्रश्न देखिए, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? क्रोचे, लॉन्जाइनस, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विकल्प 3, टी.एस. इलियट। जी हाँ दोस्तों, टी.एस. इलियट ने कहा है कि आलोचना का विषय कवि नहीं है बल्कि कविता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न की यदि बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प 3, टी.एस. इलियट। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं? दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए रखे हैं, संकलन किए गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप इन्हें समझने की कोशिश करें और इन्हें अपने दिमाग में भी बैठा लें। इनमें से किसी भी प्रश्न का सामना आपको प्रश्न पत्र में करना पड़े तो आप झट से उसका जवाब दे सके। तो देखिए, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं? ध्यान से समझिएगा, नहीं हैं। एडलर, फ्रॉइड, सार्त्र, जुंग। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए एडलर जो है वो मनोविश्लेषणवादी हैं, फ्राइड भी मनोविश्लेषणवादी है, जुंग भी मनोविश्लेषणवादी है। बचे कौन? सार्त्र जो है वो मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3, यानी कि सार्त्र जो है वो मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं। बाकी तीनों एडलर, फ्राइड और जुंग मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए विचारक हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेदग्धा भंगी भणिति किसका सूत्र है? कुंतक, राजशेखर, आनंदवर्धन, भामह। देखिए, वेदग्धा भंगी भणिति यह जो सूत्र है यह कुंतक के द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुंतक जिसने वक्रोक्ति के सिद्धांत का प्रवर्तन किया, तो कुंतक ने ये वाला सूत्र दिया वक्रोक्ति के संबंध में, वेदग्धा भंगी भणिति। तो इसका सही जवाब होगा कुंतक। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? क्रोचे, कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, कॉलरिज। जी हाँ, कॉलरिज ने कहा है कि काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का ही परिणाम है। ऐसा किसने कहा है? पाश्चात्य विचारक कॉलरिज ने कहा है। अगला प्रश्न है, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे, गुनाह बेगुनाह, ग्लोबल गांव का देवता। देखिए अच्छा प्रश्न है कि महिला जो पुलिसकर्मी है उनके जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प 3, गुनाह बेगुनाह। ये जो उपन्यास है इसमें महिला पुलिसकर्मियों के जीवन को आधार बना करके ये उपन्यास लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अब 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि नेट जीआरएफ और साथ ही स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर में जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस स्तर के प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, लहर, झरना, लहर, आंसू, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 4। जी हाँ, विकल्प 4। जो प्रेम पथिक है वो 1913 की रचना है इनकी, जयशंकर प्रसाद की। झरना की बात करें तो झरना 1918 में आया, 1918, यहाँ पर 1918। आंसू की बात करें तो 1925 में आंसू 1925, और लहर की बात करें तो 1933। तो इस प्रकार से ये जो जयशंकर प्रसाद के जो काव्य ग्रंथ इनका प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रेम पथिक 1913 में आता है, झरना 1918 में, आंसू आता है 1925 में और लहर आती है 1933 में। तो इस प्रकार से क्रमशः ये जयशंकर प्रसाद के जो काव्य ग्रंथ उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम ये है। तो इसमें विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से, अगला प्रश्न देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, रचना काल की दृष्टि से मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती।
इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती। चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, पद्मावत। पद्मावत, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती। दोस्तों बहुत ही ऐसे जो प्रश्न हैं बहुत कठिन से हमें लगते हैं और इनमें हम ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इनको ठंडे दिमाग और धैर्य के साथ आप देखें और समझने का प्रयास करें और रचना काल जो आपको याद है उससे इनका मिलान करें। देखिए अब रचना काल की दृष्टि से बात करें तो जो मृगावती है, मृगावती का रचना काल है 1503। जी हाँ दोस्तों 1503। पद्मावत है 1540। चित्रावली की बात करें तो 1613 के आसपास, हाँ 1613 चित्रावली। और इंद्रावती जो है वो है 1744। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प एक बिल्कुल सही है, यानी कि विकल्प एक सबसे पहले इनमें मृगावती जो 1503 में प्रकाशित हुई, रचना काल इसका 1503 है, पद्मावत 1540, चित्रावली 1613 और इंद्रावती 1744। तो इस प्रकार से रचना काल की दृष्टि से सही क्रम इनका है वो है विकल्प एक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। अब देखिए जीवन काल यानी कि जन्म के आधार, इनका जन्म जो है कौन से सन में हुआ, तो उस सन के आधार पर जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है विकल्प 4। जी हाँ देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की यदि हम बात करें तो 1864 में इनका जन्म हुआ। 1864 से 1938 तक इनका जीवन काल रहा। तो केवल यहाँ पर हम जन्म देखते हैं 1864। इसके बाद चलते रामचंद्र शुक्ल जो है उनका जन्म होता है 1884 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 और विद्यानिवास मिश्र जो है वो 1926 उनका जन्म वर्ष है। तो इस आधार पर विकल्प 4 बिल्कुल सही है। दोबारा यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष है 1864, रामचंद्र शुक्ल है 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 और विद्यानिवास मिश्र 1926। तो बढ़ते हुए क्रम में जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम जो है वो विकल्प 4 सही है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न। देखिए जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। देखिए जन्म काल की दृष्टि से फिर से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल। हिंदी साहित्य के जो भी एग्जाम होते चाहे नेट JRF का हो, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर हो, KVS या PGT, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए जन्म काल की दृष्टि से बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। चिंतामणि, बिहारी, घनानंद, मतीराम। मतीराम, बिहारी, घनानंद, चिंतामणि। बिहारी, घनानंद, मतीराम, चिंतामणि। तो कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं विकल्प 1 सही है। जी हाँ दोस्तों विकल्प 1 सही है। बिहारी का जन्म हुआ 1595। कितना? 1595। चिंतामणि का जन्म होता है 1600 ईस्वी और मतीराम का होता है 1604 ईस्वी और घनानंद का 1689 ईस्वी 89। तो दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहारी का जन्म हुआ 1595, चिंतामणि का 1600 में और मतीराम का 1604 में और घनानंद का होता है 1689 में। तो इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में जन्म काल की दृष्टि से जो ये रचनाकार हैं इनका सही क्रम होगा वो होगा विकल्प 1। इसका सही जवाब होगा विकल्प 1। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी और इससे पहले की जो 5 टेस्ट सीरीज है उसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, उनको भी आप जरूर देखें और लाइक जरूर करें यदि आपको पसंद आए तो। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें। फ्रेंड्स यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यदि आप कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल वीडियोज हमारे चैनल पर हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।